नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पर। मैं हूं आपका होस्ट मयंक साव और आज का मेरा वीडियो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का है, जिसके अंदर हम लोग जानेंगे ह्यूमन रिसोर्स सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के बारे में जाना था, फिर उसके बारे में रिक्रूटमेंट के बारे में जाना था। आज हम लोग उसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानेंगे और ये ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट भी होता है, इसी के कारण ऑर्गेनाइजेशन भी चलता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी इस चैनल को कर दिए सब्सक्राइब और प्रेस कर दिए बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो बढ़ते हैं आज का मेरे टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे बात करें सिलेक्शन की। तो सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द मोस्ट सुटेबल पर्सन आउट ऑफ ऑल द एप्लीकेशंस। यहाँ पे एप्लीकेशन का मतलब होता है कि कोई भी काम जो उस ऑर्गेनाइजेशन में शुरू होने वाला है या फिर होने जा रहा है, और उस काम के लिए सही लोगों को चूज करना, जो उस काम के लिए सुटेबल है उनको चूज करना। और ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन का, जिसके कारण अगर आप उस काम के लिए सही लोगों को नहीं चूज करते हो, नहीं काम पे लेते हो, तो आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है एक दिन लॉस में चला जाएगा और आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रिक्रूटमेंट से। तो सबसे पहले तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर क्या करता है, वो ऑर्गेनाइजेशन में पहले प्लान करता है कि मुझे क्या आने वाले फ्यूचर में क्या बनाना है या फिर क्या काम करना है। उसके बाद वो रिक्रूटमेंट करता है। रिक्रूटमेंट कैसे करता है? एडवर्टाइजिंग डाल के या पोस्ट डाल के कि मुझे लोगों की जरूरत है, कि अगर आप में एबिलिटी है तो आइए मेरे को इंटरव्यू दीजिए और यहाँ पे सिलेक्ट पाइए। फिर वो रिक्रूटमेंट के बाद जब लोग जुगाड़ होने लगते हैं, लोग इकट्ठे होने लगते हैं उस इंटरव्यू के लिए, उसके बाद वो उन लोगों में से सही लोगों को सिलेक्ट करते हैं कि ये काम के लिए ये आदमी सही है और ये काम के लिए ये आदमी गलत है, तो मैं इसे नहीं लूंगा। यहाँ पे वही सिलेक्शन होता है। तो यहाँ पे वही बोला गया कि सिलेक्शन इज द प्रोसेस, सिलेक्शन एक सही उस काम के लिए बिल्कुल सही है। सिलेक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ मैचिंग द क्वालिफिकेशंस, और सिलेक्शन जो है उस सिलेक्शन प्रोसेस जो है काम से मैच करेगा, जिस काम क्वालिफिकेशन जो चाहिए उस काम के लिए उस क्वालिफिकेशन क्या है होता है। फिर इट इज अ प्रोसेस ऑफ वीडिंग आउट अनसुटेबल कैंडिडेट्स एंड फाइनली आइडेंटिफाई द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट। फिर ये एक प्रोसेस है जो वीडी रहता है अनसुटेबल कैंडिडेट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। ये बहुत ही सही तरीके से आइडेंटिफाई करता है कि वो बंदा जो है इस काम के लिए सही नहीं है, तो उन्हें सिलेक्ट नहीं करते हैं। फिर आता सिलेक्शन इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन एज नो ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव इट्स गोल विदाउट सिलेक्टिंग द राइट पीपल। फिर सिलेक्शन जो है वो एक इंपॉर्टेंट फंक्शन भी होता है ऑर्गेनाइजेशन का। अगर आप सिलेक्शन सही से नहीं कर पा रहे हो तो आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है सही तरह से गोल अचीव नहीं कर पाएगा। अगर आप सही पीपल को सिलेक्ट करते हो अपने उस काम के लिए, तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत अच्छा तरह से गोल अचीव करेगा। फिर फॉल्टी सिलेक्शन लीड्स टू वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी एंड स्पॉइल्स द एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। फॉल्टी सिलेक्शन क्या होता है? वो लीड करता है वेस्टेज टाइम को, टाइम जो वेस्ट हो रहा है उस लोगों पे अपना ध्यान देके रिक्वायरमेंट के लिए, कि उनका तो जरूरत नहीं है क्योंकि वो उस काम के लायक नहीं है, तो उनके पीछे टाइम देके उनके पीछे अपना पैसा स्पेंड करके जो काम का नहीं उन्हें निकाल दिया जाता है। तो ये तरह से एक स्पॉइल ऑफ एनवायरनमेंट भी होता है ऑर्गेनाइजेशन का। फिर आता है साइंटिफिक सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट ऑफ पर्सनल कैन गो अ लॉन्ग वे इन बिल्डिंग अप अ स्टेबल वर्क फोर्स। फिर यहाँ पे होता है कि साइंटिफिक सिलेक्शन भी होता है, उसके साथ साथ उन्हें प्लेसमेंट भी दिया जाता है। पर्सनली सबको प्लेसमेंट दिया जाता है, कौन मैनेजर का पोस्ट पे रहेगा, कौन एम्प्लॉय के पोस्ट पे रहेगा, कोई डायरेक्टर के पोस्ट पे रहेगा, इस तरीके से। और ये देखा जाता है कि कौन लंबे समय तक चलेगा, किसको काम लंबा समय तक चलाना है, लॉन्ग वे तक, और उनका वर्कफोर्स भी ज्यादा स्टेबल रहता है। फिर इट हेल्प्स टू रिड्यूस एब्सेंटिज्म एंड लेबर टर्नओवर। फिर ये हेल्प करता है, मदद करता है एब्सेंटिज्म को भी और लेबर टर्नओवर को भी रिड्यूस करता है, कि ज्यादा गैप नहीं होगा किसी भी काम को लेके, या फिर लेबर टर्नओवर ज्यादा नहीं होगा। फिर प्रॉपर सिलेक्शन इज हेल्पफुल इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी ऑफ द एंटरप्राइज। फिर ये बहुत ही हेल्पफुल भी होता है प्रॉपर सिलेक्शन का, कि इससे आपको इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है, एफिशिएंसी तरीके से आपका प्रोडक्ट को प्रोडक्टिविटी देखने को मिलेगा आपका एंटरप्राइज पे। फिर आता है यहाँ पे कुछ हम लोगों ने पॉइंट्स लिखे हैं सिलेक्शन प्रोसेस के, जो सक्सेसफुल होता है कि कौन से कंडीशंस में जो एम्प्लॉयज है वो सेटिस्फाइड रहते हैं। तो सबसे पहला
आता है someone should have the authority to select. This authority comes from the employment's requisition as development through an analysis of the workload and workforce. फिर क्या होता है, someone should have the authority, उन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी एक को अथॉरिटी दे दिया जाता है कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो अथॉरिटी होता है वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का होता है. वो अथॉरिटी में क्या करता है, उसमें उन लोगों को सिलेक्ट करना पड़ता है कि कौन सा लोग जो है उस काम के लिए सही है, किनका रिक्वेशन सही है, कौन से लोगों को, कौन से एम्प्लॉय को लेना है और कितना वर्कलोड और वो कितना वर्कफोर्स सह कर पाएगा, उनका डेवलपमेंट कैसा कर पाएंगे, उनके काम को एनालाइज करना पड़ता है. फिर देयर मस्ट बी सम स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स विथ विच एप्लीकेंट कैन बी कंपेयर्ड. फिर यहाँ पे जो होता है कुछ स्टैंडर्ड होता है ह्यूमन रिसोर्स का जो एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं, चाहे वो ग्रुप डिस्कशन हो या फिर ग्रुप इंटरव्यू हो या फिर ग्रुप डिबेट हो, उसमें एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं या फिर इंडिविजुअली एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं कि हाँ ये बंदा का इंटरव्यू अच्छा था, इसका स्किल अच्छा है, उसका क्वालिफिकेशन अच्छा है, उसका एक्सपीरियंस अच्छा है, इस तरीके से. फिर आता है इन अदर वर्ड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन शुड बी अवेलेबल बिफोर हैंड. और जॉब मिलने से पहले उनको देखा जाता है कि उनका स्पेसिफिकेशन क्या है, उनका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, उनको किस चीज का ज्यादा जरूरत है, इस तरह से देखा जाता है. फिर आता है देयर मस्ट बी अ सफिशिएंट नंबर ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम हुम द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में बी सिलेक्टेड. फिर आता है सफिशिएंट नंबर सिलेक्ट करना पड़ता है, यानी कि जैसे कि रिक्रूटमेंट किया गया 100 लोगों का, उसमें आ गया 200 लोग, 200 लोग में से कुछ 150 लोग जो है सही नहीं है, तो उन बाकी जो बचे हुए 50 लोग हैं उन लोग को कौन से पोस्ट पे देना है, क्या नंबर, क्या रिक्वायर्ड नंबर है, किस तरीके से उनको काम कराना है, एप्लीकेंट क्या है, वो देखना पड़ता है. तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ सिलेक्शन इन ऑन ऑर्गेनाइजेशन का. तो सिलेक्शन इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस बिकॉज हायरिंग गुड रिसोर्स कैन हेल्प इंक्रीज द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो सिलेक्शन जो है वो इम्पॉर्टेंट प्रोसेस भी है बिजनेस के लिए. अगर आप सही लोगों को चूज़ करते हैं अपने काम के लिए, अपने जो आने वाले या फिर होने वाले काम पे चूज़ करते हैं, तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन वो अच्छा परफॉर्म करेगा, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का शेयर है, सेल्स है, प्रोडक्टिविटी है, वो इंक्रीज़ करेगा. और वहीं अगर आप कुछ गलत लोगों को सिलेक्ट कर लेते हैं कि वो उस काम के लिए सही नहीं है, तो आपका ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल ही इफेक्ट और कॉस्ट इनकर्ड देखने को मिलेगा, इफेक्ट देखने को मिलेगा आपके काम में, आपका प्रोसेस में, आपका सिलेक्शन में, आपका प्रोडक्टिविटी में, और आपका जो लॉस है वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाएगा. तो यहाँ पे आपको दोनों चीज़ ध्यान में रखना होगा. तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं सिलेक्शन इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस बिकॉज हायरिंग गुड रिसोर्स कैन हेल्प इंक्रीज द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. इन कॉन्ट्रास्ट इफ देयर इज बैड हायर विथ अ बैड सिलेक्शन process, then the work will be affected and the cost incurred for replacing that bad resource will be high. तो ये था. तो अब हम लोग यहाँ पे बात करें द पर्पस ऑफ सिलेक्शन इज टू चूज द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट. तो सिलेक्शन का पर्पस क्या है, वो क्यों चूज करता है, एकदम मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट को क्यों चूज करना चाहता है. तो जैसे कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा कि हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन अगर सही लोगों को सही काम के लिए चूज करता है तो वो ज़्यादा हेल्पफुल रहता है. हु कैन मीट द रिक्वायरमेंट्स, जो रिक्वायरमेंट से मीट करते हैं, जो जॉब के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ते हैं. हु विल बी अ सक्सेसफुल एप्लीकेंट, वही सक्सेसफुल हो पाते हैं कि उनका स्किल जो है उनके काम के साथ मैच कर रहा है. फॉर मीटिंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इट इज़ इंपॉर्टेंट टू इवेल्युएट वेरियस एट्रीब्यूट्स ऑफ ईच कैंडिडेट सच एज देयर क्वालिफिकेशन, स्किल, एक्सपीरियंस, ओवरऑल एटीट्यूड एटसेट्रा. फिर यहाँ पे जो होता है कि जो पर्पस है, जो ऑर्गेनाइजेशन का रिसोर्स है, जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, उसको समझना पड़ता है. जिन लोगों को ऑर्गेनाइजेशन ने सिलेक्ट किया है, जिन एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट किया है, उनके गोल को समझना पड़ता है. उनका गोल क्या है, उनका इंपॉर्टेंट क्या है, उनका एट्रीब्यूट क्या है. और फिर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सर्च करता है, वो एनालाइज करता है कि जो एम्प्लॉय है उसका क्वालिफिकेशन क्या, उसका स्किल क्या, उसका एक्सपीरियंस, उसका एटीट्यूड, उस काम को लेके, उसके ऑर्गेनाइजेशन को लेके बिहेवियर क्या है. It is in this process the most suitable candidate is picked after the elimination of the candidates who are not suitable for the vacant job. फिर जो सही नहीं होते, जो कैंडिडेट उनके लिए सुटेबल नहीं होते हैं, जो उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाता है, उनको एलिमिनेशन का रास्ता दिखाया जाता है, जो सूट नहीं होते उस जॉब के लिए. फिर आता है द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू फॉलो अ प्रॉपर सिलेक्शन प्रोसेस और प्रोसीजर as a huge amount of money is spent for hiring and right candidate for a position.
If a selection is wrong, then the cost incurred in induction and training the wrong candidate will be a huge loss to the employer in terms of money, effort, and also time. Hence, selection is very important and the process should be perfect for the बेटरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फिर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कुछ रूल, कुछ प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो करता है, कुछ प्रोसीजर को फॉलो करता है, जिसके हेल्प से ह्यूज अमाउंट ऑफ ह्यूज अमाउंट का स्पेंड करना पड़ता है उन कैंडिडेट को, उनके पोजीशन को देख के कि कौन डायरेक्टर बन रहा है, कौन कौन मैनेजर बन रहा है, कौन एडवाइज़र बन रहा है, इस तरीके से समझना पड़ता है और उन सभी को उस पोजीशन के द्वारा उस पोजीशन के जैसा पैसा पेमेंट करना पड़ता है। इफ अ सिलेक्शन इज रॉन्ग देन द कॉस्ट इनकर्ड इन इंडक्शन एंड ट्रेनिंग द रॉन्ग कैंडिडेट विल बी ह्यूज लॉस टू द एम्प्लॉयर इन टर्म्स ऑफ मनी, एफर्ट एंड ऑल्सो टाइम। फिर ये क्या करता है कि अगर आप सही लोगों को सही जगह सेलेक्ट नहीं करते हो तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉस देखने को मिलेगा, रॉन्ग कैंडिडेट के थ्रू ह्यूज लॉस देखने को मिलेगा, एम्प्लॉयर का टर्म्स और मनी भी आपको एफर्ट होता दिखेगा और टाइम भी आपको बर्बाद होता दिखेगा। Hence, selection is very important and the process should be perfect for the betterment of the organization। और सिलेक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का बेटरमेंट है वो सही बना रहे और परफेक्टली चलता रहे। तो ये तो था इंपॉर्टेंस ऑफ सिलेक्शन। अब हम लोग यहाँ पे बात करें एडवांटेज ऑफ सिलेक्शन की। तो यहाँ पे अब हम लोग बात करें एडवांटेज ऑफ सिलेक्शन का, तो सिलेक्शन यहाँ पे एक अच्छा प्रोसेस को बुला के जो गुड सिलेक्शन होता है उस प्रोसेस से हम लोग को कुछ एडवांटेजेस देखने को मिलते हैं। पहला आता है कॉस्ट इफेक्टिव, की कॉस्ट पे ऑर्गेनाइजेशन का इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद लॉट ऑफ टाइम रिड्यूस होता है, रिडक्शन देखने को मिलता है, लॉट ऑफ टाइम, बहुत समय बचता है और एफर्टली काम होता है। उसके बाद आता है इट हेल्प्स अवॉइड एनी बेजिंग्स वाइल रिक्रूटिंग द राइट कैंडिडेट। जब हम लोग राइट कैंडिडेट को रिक्रूट करते हैं तो उसमें जो नॉन राइट कैंडिडेट है जो उस काम के लिए सुटेबल नहीं है उन लोग को वो लोग अवॉइड करते हैं, उनके बेजिंग्स को अवॉइड करते हैं। फिर इट हेल्प्स एलिमिनेट द कैंडिडेट्स हु आर लेकिंग इन नॉलेज, एबिलिटी एंड प्रोफेशंसी। और यहाँ पे वो लोग को भी हेल्प मिलता है, ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प मिलता है कि किन कैंडिडेट्स को एलिमिनेट करना है जिनका नॉलेज कम है, एबिलिटी कम है या प्रोफेशंसी कम है, या फिर ये भी हेल्प मिलता है कि किसका नॉलेज ज़्यादा है, किसका एबिलिटी ज़्यादा और किसका प्रोफेशंसी ज़्यादा है, ये भी जानने को मिलता है। फिर इट प्रोवाइड्स अ गाइडलाइन टू इवेल्युएट द कैंडिडेट्स फर्दर थ्रू स्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन एंड प्रेफरेंस चेकिंग। फिर ये प्रोवाइड करता है गाइडलाइन को, इवेल्युएट करता है कैंडिडेट को कि उनका वेरिफिकेशन करता है, उनके रेफरेंस को समझता है, रेफरेंस चेक करता है, उसको स्ट्रिक्टली देखता है। उसके बाद इट हेल्प्स इन कंपेयरिंग द डिफरेंट कैंडिडेट्स इन टर्म्स ऑफ देयर कैपेबिलिटीज़, नॉलेज, स्किल्स, एक्सपीरियंस, वर्क एटीट्यूड एट्सेट्रा। फिर ये हेल्प करता है कि एक दूसरे के कंपेयर करके डिफरेंट कैंडिडेट को कंपेयर करके कि इनका नॉलेज कितना है, इनका स्किल कितना है, इनका कैपेबिलिटी क्या है किसी भी काम को लेकर, इनका एक्सपीरियंस क्या है, इनका वर्क एटीट्यूड क्या है और बाकी को कुछ। तो ये सिलेक्शन गुड सिलेक्शन प्रोसेस है जो हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को सही लोगों को सिलेक्ट करने के लिए और रिक्रूटमेंट ऑफ वैकेंट पोजीशन और सही पोजीशन में देने के लिए ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये तो था एडवांटेज। अब हम लोग यहाँ पे जानेंगे स्टेप्स इन सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। स्टेप्स इन सिलेक्शन प्रोसेस, द सिलेक्शन प्रोसेस कंसिस्ट अ सीरीज ऑफ स्टेप्स। ये जो है यहाँ पे जैसे कि हम लोग पहले पढ़ रहे तो ये सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो एक कॉन्सिस्ट स्टेप्स है, एक सीरीज का स्टेप है जो नॉट एवरी सिलेक्शन प्रोसीजर कंटेंट्स ऑल दिस स्टेप्स, और हर कोई इसे प्रोसीजर पे अपना नहीं लेता है। द स्ट्रेटजी एंड मेथड यूज्ड फॉर सिलेक्टिंग एम्प्लॉयज वेरियस फ्रॉम फर्म टू फर्म एंड फ्रॉम वन जॉब टू अनदर। जैसे कि यहाँ पे हम लोग को स्ट्रेटजी भी देखने को मिलता है सिलेक्टिंग एम्प्लॉयज़ का, कि अभी जैसे कि बेसिकली आप जैसे कि कोलकाता के किसी कंपनी में काम कर रहे हो अकाउंटेंट का, और उसी कंपनी में आपको हो सकता है देखने को मिल जाए या फिर आपके फैमिली में देखने को मिल जाए कि आप अभी ए नंबर कंपनी में काम कर रहे हो और अचानक से आपको ऑफर मिलेगा कि आपको किसी और जगह के बी नंबर कंपनी में आपको रिक्रूटमेंट मिला गया, आपको सिलेक्ट किया गया एम्प्लॉय को लेके, तो आपका यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है। तो फर्म टू फर्म भी ऐसा चेंज होता है, ट्रांसफ़र होता है। और ट्रांसफ़र आपका पोजीशन पे होता है कि अभी आप एम्प्लॉय तो हो सकता है आप जाके आगे सीनियर एम्प्लॉय हो जाओ या फिर मैनेजर के पोस्ट पे मिल जाए, तो यहाँ पे आपको जॉब भी आपको नया नया ऑफर देखने को मिलेगा। स्टेप्स इन्वॉल्व इन एम्प्लॉयज सिलेक्शन में बी डिस्क्राइब्ड एज अंडर। तो यहाँ पे स्टेप्स भी कुछ इन्वॉल्व है एम्प्लॉय के सिलेक्शन में और वो कुछ इस तरह से हैं।
प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, सबसे पहले तो उस कैंडिडेट का इंटरव्यू लिया जाएगा, प्रिलिमिनरी इंटरव्यू की उसको कितना कुछ आता है। इनिशियल स्क्रीनिंग इज डन टू वीड आउट वेरी अनडिजायरेबल अनक्वालिफाइड कैंडिडेट्स एट आउटसेट। पहले उन लोग को हटा दिया जाता है कि जिनको उस जॉब का जरूरत नहीं है उनको हटा दिया जाता है, फिर उस काम के लिए वो क्वालिफाइड नहीं है उनको हटा देता है, उन कैंडिडेट्स को। फिर उनका इंटरव्यू लिया जाता है जो उस प्रोसेस को जानते हैं, सॉर्टिंग प्रोसेस, जो काम आने वाला है, जो काम के लिए उनको लिया जा रहा है उस काम के लिए वो कितना जानते हैं, उनका इन्फॉर्मेशन कितना है उस काम को लेके, या फिर उनका नेचर क्या है, उनका जॉब किस तरीके का है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फिर आता है एप्लीकेशन ब्लैंक, तो उन लोग को एक एप्लीकेशन देखने को मिल जाए, जैसे कि हम लोग यहाँ पे सीवी भरते हैं, करिकुलम वैल्यूएट जिसे हम लोग कहते हैं, या फिर अपना करिकुलम वैल्यूएट ही बोलते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि अपने सीवी में आपको कुछ आइडेंटिफाई इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है। तो वो क्या क्या होता है, यहाँ पे हम लोगों ने कुछ पॉइंट लिखे, आइडेंटिफाइंग इन्फॉर्मेशन, नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर एटसेट्रा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एज, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ एटसेट्रा, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, हाइट, वेट, आई साइट, फिर फैमिली बैकग्राउंड, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, रेफरेंस, मिसलेनियस, ये सब आपको बताना पड़ता है कि आपका हॉबीज़ क्या है, आपको क्या देखना पसंद है, क्या करना पसंद है, ये सब आपको बताना पड़ता है। उसके बाद आता है सिलेक्शन टेस्ट, ये सब देने के बाद आपका उस दूसरे कंपनी में सिलेक्शन होता है। A test is a sample of some aspect of an individual's attitudes, behavior, performance। आपका परफॉर्मेंस देख के, आपका बिहेवियर देख के, आपका एटीट्यूड देख के किया जाता है। फिर इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ सिस्टमैटिक बेसिस फॉर कंपेयरिंग द बिहेवियर, परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड ऑफ टू मोर पर्सन, और उन दो लोगों के बीच में आपका कंपेयर किया जाता है, किसी दो लोगों के बीच में, कि आपका और उसका बिहेवियर कैसा है, आपका परफॉर्मेंस कैसा है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, ये सब दिखाया जाता है। फिर टेस्ट होने के बाद आपको इंडिविजुअली डिफरेंट तरीके से जॉब रिलेट किया जाता है कि आपको कौन सा जॉब पसंद है। आपको डायरेक्टर के पोस्ट पे दिया है तो आप क्या काम करोगे, मैनेजर के पोस्ट पे दिया है तो आप क्या काम करोगे, आपका क्या काम होगा, ये सब किया जाता है। फिर आता है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू में क्या होता है कि दो पर्सन के बीच में ये कन्वर्सेशन होता है, जो इंटरव्यू ले रहा है और जो इंटरव्यू दे रहा है। इन सिलेक्शन इट इन्वॉल्व्स पर्सनल ऑब्जर्वेशन, फेस टू फेस अप्राइजल एंड कैंडिडेट्स फॉर एम्प्लॉयमेंट, ये सब चीज़ों का जरूरत होता है। फिर आता है मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन बेसिकली फोर्स लाइन में होता है। जैसे कि फोर्स लाइन के बारे में आपको मालूम है कि आप पुलिस का भर्ती ले रहे हो, या फिर इंडियन आर्मी में भर्ती ले रहे हो, चाहे नेवी, एयरफोर्स, या फिर ग्राउंड, इन सभी में अगर ले रहे हो तो आपको जानते हैं कि मेडिकल एग्जामिनेशन क्या होता है, कि आई साइट आपका क्या है, फिजिकली फिट है या नहीं है, अनफिट हो, इस तरीके से आपको देखा जाएगा। फिर आता है रेफरेंस चेक्स। रेफरेंस चेक्स में क्या आता है, द एप्लीकेंट इज आस्क्ड टू मेंशन इन हिज एप्लीकेशन फ्रॉम द नेम एंड एड्रेसेस ऑफ टू और मोर पर्सन हु नो हिम वेल। फिर रेफरेंस चेक्स में क्या होता है कि आपको कुछ दो ऐसे लोगों का, या फिर चार, या फिर एक ऐसे लोगों का नाम बताना पड़ता है, एड्रेस बताना पड़ता है कि जो आपको जानते हो लेकिन वो आपके फैमिली से नहीं हो, इस तरह से होता है। फिर दिस मे बी हिज प्रीवियस एम्प्लॉयर्स हेड अ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर पब्लिक फिगर्स, द ऑर्गेनाइजेशन contacts them by mail or telephone, they are requested to provide their frank opinion about the candidate। फिर उसके बाद उन एम्प्लॉय को कॉल किया जाता है जो उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में है या फिर पब्लिक फिगर में है, और उनसे कांटेक्ट करके या फिर मेल करके, टेलीफोन करके पूछा जाता है कि आप इस फ्रैंकली पूछा जाता है कि आपका क्या विचार है इस कैंडिडेट के ऊपर। फिर आता है फाइनल अप्रूवल। फाइनल अप्रूवल में क्या होता है कि कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड बाय द डिपार्टमेंट, जैसे कि एक सीट है, एक सीट में दो लोगों को सिलेक्ट किया गया कि उन दो लोग का काम है, लेकिन दो लोग तो बैठेंगे नहीं उस सीट में, मैनेजर का पोस्ट पे किसी एक को बैठाना है, तो वहाँ पे फाइनल अप्रूवल होता है। फाइनल शॉर्ट लिस्ट किया जाता है कि कौन से एम्प्लॉय को लेना चाहिए, किनका डिग्री अच्छा है, किनका रैंक अच्छा है, किनका सैलरी ग्रेड क्या है, ये सब देखा जाता है। तो ये होता है फाइनल अप्रूवल, इसमें सैलरी वैलरी सब चेक किया जाता है। उसके बाद आता है, हम लोग यहाँ पे देखेंगे डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का। आज हम लोग रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का पूरा चैप्टर जो है ख़त्म करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो यहाँ पे बेसिक ऑफ डिजिग्नेशन बोला गया, मीनिंग, रिक्रूटमेंट का मीनिंग, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स एंड इनकरेजिंग देम टू अप्लाई फॉर वैकेंट जॉब। तो वहाँ पे उन लोग ये प्रोसेस है सर्चिंग का, कि कैंडिडेट को कैसे सर्च किया जाए, कहाँ से सर्च किया जाए ताकि वो जॉब के लिए अप्लाई कर सके अपना।
डेटा को। फिर सिलेक्शन है, इट इज़ द प्रोसेस टू चूज़, यहाँ पे चूज़ किया जाता है। फिर आता है नेचर, नेचर क्या है इनका रिक्रूटमेंट का, पॉजिटिव और उनका नेगेटिव। फिर देखेंगे इनका पर्पस, पर्पस क्या है, ये एम करता है लार्ज पूल ऑफ कैंडिडेट को क्रिएट करना। और सिलेक्शन क्या करता है, वो रेक्टिफाई करता है किसे लेना है और किसे नहीं लेना है, ये उनका एम होता है। फिर आगे इनका सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस में इट ऑल्सो प्रेसीड्स सिलेक्शन, ये सिलेक्शन को ऑलवेज प्रेसिड करता है और ये सक्सीड करता है रिक्रूटमेंट को। फिर आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में क्या करता है, रिक्रूटमेंट जो है वो रिजल्ट नहीं देता है कॉन्ट्रैक्ट का, सर्विस का, और सिलेक्शन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट सर्विस का और बिटवीन एम्प्लॉय का बीच में एक जो एम्प्लॉय को सिलेक्ट किया गया है उनके बीच में रिजल्ट बताता है। फिर आता है प्रोसेस, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता है कि ये इन्वॉल्व करता है सर्चिंग में, और सिलेक्टिंग क्या करता है, सिलेक्टिंग करता है इन्वॉल्व्स कंपैरिजन एंड चूज, उनको चूज करता है उन एम्प्लॉय को और उनको कंपेयर करता है एक दूसरे के साथ। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते जाते वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जुड़े रहें मैंग स्टडी पॉइंट के साथ। वीडियो